हम लोग कनिष्क के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने कि उसने किस प्रकार से अपने उस तिथि कनिष्क की तिथि जो उसके बारे में अध्ययन किया, उसके दिग्विजय अभियान जो उसके बारे में अध्ययन किया, इसके साथ ही कनिष्क का धर्म जो उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम आगे का करते हैं, जिसमें आता है कि बौद्ध संगीति की प्रचलित धार्मिक गुत्थियों को सुलझाने तथा विवादास्पद विषयों का हल निकालने हेतु कनिष्क के समय में बौद्ध संगीति का आयोजन करना जरूरी हो गया था। और बौद्ध ग्रंथों से भी कनिष्क के राजत्व काल में बौद्ध संगीति के आयोजन की पुष्टि होती है और उनके अनुसार भी इस संगीति का उद्देश्य विवादास्पद सिद्धांत जो उनका हल निकालना था। और कनिष्क ने बौद्ध भिक्षुक पाशर की मंत्रणा से चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कर कश्मीर के कुंडलवन विहार में किया था और वसुमित्र को इस सभा का अध्यक्ष बनाया गया था तथा अश्वघोष ने उपाध्यक्ष का कार्यभार संभाला। और इस सभा में लगभग 500 बौद्ध विद्वानों ने भाग लिया और इस सभा में धर्म के गूढ़ और जटिल स्थलों की परस्पर तर्क वितर्क द्वारा पूर्ण रूपेण विवेचना की गई। और इसी सभा में हुए वाद विवादों के आधार पर एक भाष्य संकलित किया गया और ये भाष्य विभाषा शास्त्र कहलाए। और त्रिपिटक पर एक प्रमाणिक भाष्य की रचना की गई, जिन्हें कनिष्क ने ताम्रपत्र पर उत्कीर्ण करवाया और उनको पत्थर के एक संदूक में रखकर उसके ऊपर एक स्तूप का निर्माण करवाया गया। और महायान संप्रदाय की प्रधानता होने के कारण महायान को राजधर्म घोषित किया गया और कनिष्क उसका संरक्षक बना। और इस संगीति ने मुख्य रूप से 2 कार्य किए। एक तो उसने ये किया कि नए विचार और बौद्ध दर्शन की कतिपय नवीन विचार सारणियों के विकास में के प्रकाश में धर्म ग्रंथों को नए ढंग से लिपिबद्ध किया गया और नवीन लिपिकरण में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया। इसके अलावा संगीति का दूसरा कार्य बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राज धर्म का रूप देना था, जिसके प्रचार के लिए कनिष्क उसका संरक्षक बना था। और इस संगीति का अधिवेशन 6 महीने तक चला था। अगली बात आती कनिष्क का निधन, कि कनिष्क का निधन बड़े ही दुख में रूप में हुआ था। उसके सरदार और सेनापति उसकी युद्ध नीति जो है उससे तंग आ चुके थे, इसलिए उन्होंने अपने सम्राट के विरुद्ध षड्यंत्र करके उसका वध कर दिया। और कनिष्क ने कम से कम 23 वर्ष तक राज्य किया और उसके अनुसार उसकी मृत्यु 78 + 24 101 ईस्वी के आसपास हुई होगी। अब अगली बात आती कनिष्क का मूल्यांकन। ये हम सभी जानते हैं कि वो एक महान प्रतापी शासक था और जहां एक और उसने सैन्य सफलताएं हमें समुद्रगुप्त की याद दिलाती है, तो दूसरी तरफ उसकी बौद्ध धर्म के प्रति की गई अमूल्य सेवाएं जो हमें अशोक की याद दिलाती है। और उसमें अपने बाहुबल से भारत के एक विशाल भूभाग पर अपनी विजय पताका फहराई थी और उसने अपने पूर्वजों द्वारा विरासत में जो राज्य प्राप्त था उसकी न केवल रक्षा की बल्कि अपनी सीमाएं जो उसका विस्तार भी किया। यद्यपि चीनी सेनानायक पान चाओ के साथ युद्ध करने जाती हुई उसकी सेना पर्वतीय मार्ग की कठिनाइयों के कारण बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी और इसी कारण उसे पराजय का मुंह भी देखना पड़ा था। और उसने कुछ समय बाद अपने अपमान का प्रतिरोध लेकर अपनी महत्वाकांक्षा जो उसको संतुष्ट किया था। तो इस प्रकार से वह एक सफल सेनानायक और कुशल विजेता भी था, बल्कि उच्च कोटि का शासन प्रबंधक भी था। और मौर्यों के पतन के बाद कनिष्क के सर्वप्रथम उत्तरी भारत में शांति और व्यवस्था स्थापित की थी। और बौद्ध धर्म के इतिहास में अशोक की भांति कनिष्क का भी महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि महायान बौद्ध धर्म की शाखा थी और उसको राजधर्म घोषित करके उसने राजस्व प्रदान किया। और उसी के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, जिसने महायान संप्रदाय को बौद्ध धर्म का स्वीकृत रूप प्रदान किया। और बौद्ध धर्म को ग्रहण करके भी उसने अशोक की भांति अपनी समस्त प्रजा के साथ सहिष्णुता की नीति को अपनाया था। इसके साथ ही वह साहित्य और कला का संरक्षक भी था, कि अश्वघोष कुषाण युग की साहित्यिक प्रगति का अग्रदूत था। तथागत के जीवन पर लिखा हुआ उसका महाकाव्य बुद्ध चरित्र संस्कृत काव्य की उज्जवल और दैदीप्यमान मणि है। और अश्वघोष की दूसरी कविता कृति शूद्रानंद काव्य, अश्वघोष एक नाटककार भी था और जनश्रुति के अनुसार उसने 3 नाटकों लिखे थे। और प्रसिद्ध दार्शनिक नागार्जुन ने दर्शन के ग्रंथों की रचना की और मध्यम कारिका और सुहल्लेखा उसके 2 विख्यात ग्रंथ है। और वसुमित्र भी इस युग का प्रसिद्ध दार्शनिक था। और चरक को कनिष्क का राजवैद्य बताया जाता है, जिसने चिकित्सा शास्त्र पर अपना महत्वपूर्ण ग्रंथ चरक संहिता लिखा। और इस ग्रंथ का महत्व इस बात में भी है कि आज से बहुत पहले इस ग्रंथ का अरबी तथा फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था और चिकित्सा विज्ञान में चरक के सिद्धांत आज भी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसके साथ ही वो कला अनुरागी तथा भवन निर्माता भी था और उसने अनेक बौद्ध चैत्य जो उनका भी निर्माण किया। इसके साथ ही नए नगर जो उनकी भी स्थापना करवाई थी। उसके बाद में कनिष्क के उत्तराधिकारी आते हैं और उसका पतन के कारण, कि कनिष्क के बाद उसका पुत्र वासिष्ठ उसका उत्तराधिकारी बना और उसके विषय में हमें ज्यादा जानकारी नहीं मिलती। वासिष्ठ के बाद उसका पुत्र हुविस्क
सम्राट बना और उसके सिक्कों और अभिलेखों से ये पता चलता है कि वह शक्तिशाली सम्राट था और उसने कनिष्क के साम्राज्य को वैसे के वैसे बना रखा और हुविस्क के बाद वासुदेव कुषाण साम्राज्य का स्वामी हुआ और वो इस वंश का अंतिम सम्राट था और उसके समय से ही इस वंश का पतन जो था वो भी आरंभ हो गया था। और कुषाण वंश के पतन के लिए कई कारण उत्तरदायी ठहराए जाते हैं, जिसमें सबसे मुख्य कारण स्वयं कुषाण साम्राज्य का संगठन सुव्यवस्थित नहीं होना है। वह केवल सैनिक शक्ति पर आधारित था और सैनिक शक्ति के क्षीण होते ही साम्राज्य धीरे धीरे छिन्न भिन्न हो गया। इसके अलावा दूसरा कारण यह था कि पश्चिम में उदीयमान जो शासकीय शक्तियां थी उनके निरंतर आक्रमण और बाद में श्वेत हुणों के निरंतर आक्रमण थे। और तीसरा कारण भारत की स्थानीय जातियों और गणराज्यों द्वारा अपनी स्वतंत्र राज्य स्थापित करना था और सबसे पहले उसके शक क्षत्रप शासन स्वतंत्र शासक बन बैठे और बाद में भारतीय गणराज्य और योद्धे कुणिद अर्जुनन आदि ने भी पूर्वी पंजाब तथा राजपूताना में अपने स्वतंत्र राज्यों की स्थापना कर ली थी। तो इस प्रकार से ये आपके कनिष्क जो है कंप्लीट होता है। फिर बाद में आपके कनिष्क जो है उसके समय में सामाजिक और सांस्कृतिक विकास जो उसके बारे में भी आपको अध्ययन करना है, जिसमें सामाजिक व्यवस्था का किस प्रकार से हुआ था, स्वधर्म के आधार पर जातियों में किस प्रकार से वृद्धि हुई और सामाजिक व्यवहार में किस प्रकार से लचीलापन आया और स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, भाषा और साहित्य कौन कौन सा लिखा गया था और वैदिक धर्म का पुनरुत्थान फिर से किस प्रकार से हुआ था। फिर बाद में आता है स्थापत्य कला और स्थापत्य कला, जिसमें आपके स्तूप है, गुहा मंदिर है, मूर्ति कला है, गांधार कला है, जिसमें आपको मुख्य रूप से गांधार और मथुरा कला शैली जो उसके बारे में अध्ययन करना है, क्योंकि गांधार और मथुरा कला शैली जो उसके ऊपर अक्सर शॉर्ट नोट जो है उसमें पेपर में आता है, तो आप उसके ऊपर अच्छे से अध्ययन करेंगे। इसके अलावा अमरावती शैली है, इसके अलावा सिक्के ढालने की शैली है। तो इस प्रकार से ये सब कला शैली जो है उनका आपके कनिष्क जो उसके या कुषाण वंश जो उसके समय में इनका विकास हुआ था। इसके साथ ही हमारा कनिष्क जो कंप्लीट होता है।